CAPFAC 2023 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम में हम वॉक फॉर वीक 6 देखेंगे। इसमें आपको जो टास्क दिया जाएगा वीक 6 का लास्ट जो था उसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको टास्क दिया था। उसमें आपको टेस्ट भी जो भी हो पेड वाले उसको दिया था, और इसमें हम इकोनॉमी में ही कंटिन्यू आगे रखेंगे। लास्ट जो हमने वर्क दिया था उसमें क्लास 9th क्लास 10th एंड क्लास 11th के दिए थे, क्योंकि वो 3 क्लासेस के। क्योंकि जो आपका 9th है वो ओनली 4 चैप्टर्स था, 10th में ओनली 5 चैप्टर्स था, और 11th में आपको ज्यादा चैप्टर हैं। तो वो एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में आपको स्टडी करना था, रीड करना था। लेकिन ये जो अब हम देखेंगे क्लास 12th का, तो 12th में 2 बुक आपके पढ़ने हैं, 2 बुक्स पढ़ने हैं। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मेजॉरिटी जो इधर आपका पेपर 2 में जो काम आएगा या पेपर 1 में काम आएगा, वो मेजॉरिटी जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आएगा, जो समष्टि अर्थव्यवस्था है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था, उसका भी आपको जरूरत होता है। आपने रिसेंट टाइम में देखा था, कुछ टाइम में देखा, जैसे आप 2019 में वाला पेपर देखो, उसमें कई क्वेश्चन हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। तो किसी भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एवरी क्वेश्चन मैटर्स। समटाइम जब आप सोल्व करते हो तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो हम इसको करेंगे। तो ये टास्क जो आपको है 19th ऑफ अक्टूबर तक इसको फिनिश करना है। आज आप का 11th ऑफ अक्टूबर हो गया। ऑब्वियसली ये मॉर्निंग में आपको सेशन मिलना चाहिए था, लेकिन एनीवे ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई एम प्रेजेंटिंग दिस इन द इवनिंग। सो आपको 19th तक इसको कंप्लीट करना है, फिर 20th को आपको ये मिलेगा टेस्ट इसका। फिर उसके बाद जो एक फुल आपका इकोनॉमिक्स का और मिलेगा, जो भी है रेगुलर बेसिस पे जो भी है आप टेस्ट वर्क करते रहो। पेपर 1 का भी टास्क और पेपर 2 दोनों का आपको कंप्लीट करते रहना है। जो उसमें होमवर्क मिलता है तो पेपर 2 वाले को भी कंप्लीट करना है। तो इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था है, उसको हमें ज्यादा करने की जरूरत होती है। मेजर जो फोकस है उसको करने की। तो इसमें यदि सिर्फ हम इंग्लिश वाला यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी मीडियम से हो आप उसको पढ़ोगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर यदि देखेंगे तो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन एक तरह से जब आप दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एक तरह से ना दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे मार्केट में किसी टाइम में देखोगे, जैसे अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा हुआ, तो दुर्गा पूजा में क्या है, हर आदमी इंडिविजुअल रूप से मार्केट में जाता है। ऐसा नहीं है ना कि पूरा गांव ये सोचता है कि हम साथ में जा रहे हैं मार्केटिंग करने, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर आदमी अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेता है। लेकिन हर आदमी इंडिविजुअल डिसीजन उसी डायमेंशन में ले रहा है। तो मार्केट में क्या है, डिमांड ज्यादा बढ़ गया। जैसे स्वीट्स है, समोसे हैं, चाट है, कपड़े हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। उसका इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, लेकिन वो इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है, कलेक्टिव एफर्ट हो जाता है। तो मार्केट में यदि हर आदमी कपड़े के दुकान में पहुंचने लगेगा, भले इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जा रहा हो, लेकिन वो इकोनॉमी में क्या होगा, कपड़े का डिमांड बढ़ेगा। लोग मिल्क अधिक डिमांड कर रहे हैं तो वो मिल्क का बढ़ेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है। अब ये इसको ऐसे समझो कि अब मार्केट में कोई चीज प्राइस बहुत महंगा हो जाए, तो जब प्राइस महंगा हो गया तो एग्रीगेट मार्केट में प्राइस महंगा हो गया, तो इंडिविजुअल डिसीजन उससे प्रभावित होगा। कि कोई आदमी जा रहा था, सपोज कॉफी का प्राइस अचानक बहुत बढ़ जाए, तो जो आदमी कॉफी पी रहा था वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना डिसीजन लेगा कि कॉफी कॉस्टली हो गया, तो वो अब 5 कप यदि कंज्यूम कर रहा था एवरी वीक, तो 5 के जगह वो 2 कप्स कंज्यूम करेगा, 3 कप्स कंज्यूम करेगा। या टमाटर, सपोज टोमेटो जो है कॉस्टली हो गया, तो जो आदमी 1 kg खरीद रहा था एवरी वीक, वो ½ kg एवरी वीक खरीदेगा। कुछ और चीजें ऐसा है, सपोज नॉनवेज कॉस्टली हो गया, तो नॉनवेज की जगह वेजिटेबल्स खाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को प्रभावित करता है, और इंडिविजुअल बिहेवियर जो है एग्रीगेट मार्केट बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो हम इसमें दोनों चीजों को देखेंगे। तो कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसमें जो इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो आप देखते हो कुछ कंट्री जैसे इंडिया, देखते हो कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्लोबल लेवल पे हम पीपीपी पे देखते हैं, यदि परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उसमें हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्स्ट आपका चाइना, सेकेंड आपका यूएसए, और थर्ड इंडिया। पीपीपी पे नॉमिनल टर्म पे हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ और सिक्स्थ में घूमते रह रहे हैं अभी। ओके, तो इसमें अब इकोनॉमी वाइज तो हम लार्जेस्ट हैं, वन ऑफ द। लेकिन यदि पर कैपिटा में देखो तो पर कैपिटा में हमारा स्थिति बहुत बुरी है।
तो जो आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें देखोगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो एक पर्सन है वो पर्सन कंज्यूमर भी है और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं यदि आपको टीच कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप में से कुछ लोग हो, कुछ पे कर रहे हो, तो एक तरह से क्या है, ये मेरा इनकम है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। तो क्या एट द सेम टाइम आई एम अर्निंग ऑल्सो एंड आई एम स्पेंडिंग ऑल्सो। अब आप में से मान के चलो कि बहुत ऐसे लोग हो जो अर्निंग नहीं करते हो, सिर्फ एक्सपेंडिचर करते हो, तो आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स या जो कुछ कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम वो जनरेट जितना उनका एक्सपेंडिचर है उससे लिटिल मोर कर रहे हैं, तब आप उनके बिहाफ पे खर्च कर रहे हो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो होता है इनकम का, कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नहीं है। यस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। अब मान के चलो कोई बेड रेस्ट में है, कोई बेड पे ही पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ एक तरह से कंज्यूमर है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। या एक बच्चा है जो अभी नवजात शिशु है, तो वो सिर्फ कंज्यूमर है, वो तो प्रोडक्शन अभी नहीं कर रहा। लेकिन एक हेल्दी पर्सन है जो 15 से मान के चलो कि 60 ईयर्स, 64 ईयर्स, 70 ईयर्स के एज में है, तो प्रोडक्टिव एसेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, सम माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी और जीडीपी एंड वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट आपका है मनी एंड बैंकिंग। जो मनी का ऑलरेडी हमने बताया था कि जो मनी है उसका क्या है, मनी का काम आपका दो है मेनली, एक्सचेंज वैल्यू एंड आपका स्टोर वैल्यू। तो मनी का इसमें हम देखेंगे डिमांड सप्लाई। सदी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या होगा, मनी सप्लाई को हमको इकोनॉमी में कम करना होगा। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन सप्लाई साइड शॉक्स यदि है, कॉस्ट पुश है, तो उसमें हमको कॉस्टिंग देखना पड़ेगा, सप्लाई साइड को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो फिस्कल पॉलिसी है वो सब देखना पड़ेगा। तो जो मनी और बैंकिंग इसमें हम देखेंगे, तो मनी एंड बैंकिंग जो है डिमांड साइड पर यदि अधिक बल देता है। फिर आपका है बैलेंस शीट ऑफ ए फिक्शनल बैंक। फिक्शनल बैंक का मतलब है ना कि वो जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे माना गया कि एक बैंक है उसमें ये चीज हो रही है। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किसी भी जो इकोनॉमी है वो बेटर कंडीशन में है, वो ग्रो कर रही है, उसकी वो हेल्दी कंडीशन में है जब दो चीजें पॉजिटिव में चले। एक तो गरीबी कम हो रही है, पॉवर्टी कम हो रहा है, नंबर ऑफ पुअर पीपल कम हो रहे हैं, इसका मतलब है इकोनॉमी गुड कंडीशन में चल रहा है। और इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, यानी कि पॉवर्टी कम हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, यानी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो ये आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन द शॉर्ट रन। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम विद प्राइस लेवल फिक्स्ड, इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनोमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। देखो इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो कंसेप्चुअल चीजें जहां जरूरत होगी, जो चीजें जो कंसेप्ट समझाना होगा वो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, वो कंसेप्ट आपको जानना होगा। बहुत सारे चीज जो होते हैं थ्योरेटिकल फैक्ट होते हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, तो उसको आप समझ जाते हो, लेकिन कुछ चीजें होती है उसमें समझाना पड़ता है, तो वो मैं समझाऊंगा। फिर है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। एक ऐसे सोचो कि ये आपके पास 100 रुपी है, उस 100 रुपी को आप अपने तकिए के नीचे रखे रहो, वो 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन 100 रुपी आपने किसी को दिया, सपोज आपने हमें दिया, मैंने किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, तो वो 100 रुपी सर्कुलेशन में वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट किया, और 100 रुपया 100, ये 100 रुपया 1000 रुपया हो गया, 10,000 हो गया, जितना वो ज्यादा वो सर्कुलेट होगा। लेकिन आप सिर्फ 100 रुपी को रखे हुए हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं, वैल्यू नहीं बढ़ेगा। इसको नॉर्मल समझो, आपने बैंक में जमा कर दिया, तो आपको 100 से 102 मिलेगा, 105 मिलेगा, जितना दिन, डिपेंडिंग हो ना आप कितना टाइम रखते हो। लेकिन जब तकिए के नीचे रखे रहोगे तो 100 के 100 ही रहेगा। तो मनी मल्टीप्लायर आपको इफेक्ट, सम मोर कंसेप्ट्स आपको देखोगे। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बजट इंपॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बजट आपका इंपॉर्टेंट है। यदि आपके फैमिली मेंबर 10,000 आपको देते हैं, तो उसी 10,000 में आपको सारा चीज करना है, रूम रेंट भी देना है, ट्यूशन फी भी पे करना है, किताबें खरीदनी है, कुछ समोसे चाट भी खाने हैं, स्वीट्स भी खाने हैं, बस का किराया भी देना है, या कुछ और मूवी भी देखने हैं। तो वो आपका इंडिविजुअल बजट है। कंट्री के केस में भी बजट का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड। शायद आप लोग में से ये चीज फील किए होगे कि छोटे में हम लोग जब इकोनॉमिक्स
को प्रॉपर नहीं समझते थे। और ये पता था कि सरकार पैसे छापती है, इतना पता था कि सरकार जो है करेंसी नोट प्रिंट करती है। तो बोले क्या कि जितना मर्जी है वो कर दे, क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो वो सोचते थे कि सरकार पैसे बांट दे उसको, तो यदि पैसे अनलिमिटेड उसको छाप दिया जाएगा, उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, तो जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन बहुत, पहले एक टर्म ज्यादा यूज करता थी, गवर्नमेंट करती थी उसको, डेफिसिट फाइनेंसिंग को बहुत ज्यादा यूज करती थी। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है डे टू डे एक तरह से करती थी। लेकिन आज की डेट में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो एक तरह से कम हो गया है कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल वर्क के लिए ही करोगे, और बाकी के लिए वेज एंड मेंस एडवांसेस आप लोगे, कि यदि आपको जरूरत है तो गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे लेगी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, ये सब जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो हम समझाएंगे आपको। फिर बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। जो इंडिया एक वेलफेयर इकोनॉमी है, तो वेलफेयर कंट्री होने के नाते हमारा जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है। देखो इसमें है ना कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, इसमें नहीं रहा है कि मेजर ऑफ गवर्नमेंट सरप्लस, क्योंकि हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में रहता है। ओके, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे, एक जो कंट्री है क्लोज, ये यहां तक यदि चैप्टर 5 तक देखोगे तो मेजोरिटी जो कंसेप्ट आपका डिस्कस किया गया है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के फॉर्म में यूज किया गया है, कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम जो इंडिया एज ए कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट है चीजों को, कि हमारे पास, लेकिन कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। एक्सेप्शन मान के चलो नॉर्थ कोरिया को लोगे, एक समय क्यूबा था, लेकिन आज क्यूबा, नॉर्थ कोरिया मेजोरिटी ऑफ कंट्री से नहीं वो ट्रेड करता है, लेकिन चाइना से तो करता है, लिटिल रशिया से करता है। क्यूबा एक समय था बहुत कम ट्रेड करता था, लेकिन आज की डेट में क्यूबा भी करता है, अच्छा खासा करता है। तो ऑलमोस्ट कोई भी इकोनॉमी जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और कोई सेल्फ सफिशिएंट जबरदस्ती, मान के चलो नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तो जबरदस्ती आप कहोगे आपके आदमी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उन्हें दवाई नहीं मिल रहा है और बेसिक बुनियादी जरूरतें नहीं मिल रही, लेकिन आप डिक्टेटर हो, बोलेगे नहीं मंगाना है, तो वो दूसरी बात होती है। अदरवाइज हर आदमी चाहता है कि हमारी लाइफ अच्छी हो, हम लग्जरियस लाइफ जिए, तो वो इंपोर्ट करता है, कुछ चीजें सरप्लस है तो एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें हम करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट। नेक्स्ट आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसका जो भी कंसेप्ट है बेसिक्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको भी पढ़ना है। ओके, सो इसमें है सिंपल इकोनॉमी, इसमें से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो ये एक ही में है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कोई भी चीज क्या हम प्रोड्यूस करें और कितना प्रोडक्शन करें। जैसे हम अधिक साइकिल बनाएं या अधिक एरोप्लेन बनाएं, अधिक हम ट्रैक्टर बनाएं या अधिक मर्सिडीज हम बनाएं, अधिक हम स्कूल बनाएं या अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं। ओके, अधिक हम AK-47 बनाएं या अधिक कलम बनाएं, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ जो इकोनॉमी होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान के चलो आप साइकिल बना रहे हो और सारा एनर्जी आप साइकिल बनाने में ही लगा दे रहे हो, तो दूसरा फील्ड हमारा प्रभावित होगा और साइकिल उतना बिक नहीं पाएगा, तो वो हमारे लिए दिक्कत है। अब कोई समोसा सपोज बना रहा है, तो समोसा बना रहा है तो 1 करोड़ समोसा नहीं बना देगा ना, वो देखेगा कि कितना बिक रहा है। अब देखा कि समोसा इतना बना दिया, इतना बना दिया कि लोग समोसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका बर्बाद होगा। तो क्या बनाएं और कितना बनाएं। दूसरा है कैसे बनाएं, कैसे बनाएं का मतलब है मशीन हम अधिक यूज करें, यानी कैपिटल अधिक यूज करें या लेबर अधिक यूज करें। तीसरा है किसके लिए बनाएं, जो कुछ बना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो हम सेंट्रली प्लान्ड फुली इकोनॉमी है, ना तो फुली मार्केट डिटरमिन्ड इकोनॉमी है। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी हमने ये किया कि प्राइवेट कैपिटल भी होगा और जो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी में क्या है, कोई चीज को कंजम्पशन, जैसे हम सेटिस्फैक्शन होता है, मान के चलो कि आपका सपोज करो कि रसगुल्ला खाने का शौक है, बहुत अच्छा, मतलब मजा आता है आपको खाने के लिए, तो एक रसगुल्ला खाए तो बड़ा मजा आया, दूसरा रसगुल्ला खाए उससे मजा आया, तीसरा खाए उससे मजा आया, लेकिन 10वां रसगुल्ला खिलाएंगे तो अब बोलोगे बस, अब नहीं, अब इससे ज्यादा खिलाओगे तो यूटिलिटी हमारा मतलब नहीं रहेगा, मजा अब नहीं आएगा, अब वो प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। 11वां रसगुल्ला खिलाया तो आप थोड़ा गुस्सा हो गए, 12वां खिलाएगा तो हो सकता है आप वोमिटिंग कर दो,
तो वो निगेटिव यूटिलिटी मिलने लगेगा। तो किसी भी चीज का यूटिलिटी है कि हमको कितना यूटिलिटी। अब लेकिन कोई सपोज दारू पी रहा है, तो वो पीते जा रहा है, तो लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, तो उसको यूटिलिटी देर तक मिलते रह सकता है। लेकिन कुछ चीजों में है, अब रोटी आप 4 खा रहे हो, 14 खिला देगा, तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, निगेटिव यूटिलिटी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका कंज्यूमर बजट। तो जो हमने उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट बजट देखा था, इसमें जो देखेंगे कि कंज्यूमर के पास क्या बास्केट है, इंडिविजुअल में उसका क्या एक्सपेंडिचर है, वो देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर डिमांड, किसी चीज का डिमांड कर्व एंड ये ऑन, इसमें कुछ कुछ ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे। अब ये देखो, ये हमने इंडिविजुअल डिमांड्स और कर्व को देखे। फिर मार्केट डिमांड देखेंगे। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि कोई भी चीज जो है कि प्राइस बढ़ गया किसी भी चीज का, आप एप्पल खरीद रहे थे, तो एप्पल 70 रुपी केजी मिल रहा है, तो आप शायद 1 केजी खरीद रहे हो। अब 80 रुपी केजी मिलेगा तो शायद लिटिल कम खरीदोगे। 100 रुपी मिलने लगेगा तो थोड़ा और कम खरीदोगे। 200 मिलेगा तो आप शायद खरीदोगे ही नहीं। तो ये इलास्टिसिटी होता है। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगता है, तो प्रोडक्शन और कॉस्ट आपको ये कॉस्टिंग देखना है। ओके, कॉस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट में क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, एक बिल्डिंग आप बनाए, तो बिल्डिंग में रहो या न रहो, या मान के चलो एक हॉस्टल हो, खोले हुए हो, अब उस हॉस्टल में बिल्डिंग बना दिए, अब कोई स्टूडेंट आपके पास रहे या न रहे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो लग गया। इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम आपको लग रहा है। एक वेरिएबल कॉस्ट कि स्टूडेंट आता जाएगा जैसे जैसे, आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका देखो 3 कॉस्ट, एक तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट यूनिट जब प्रोडक्शन करते हो तो उसमें नेक्स्ट यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्ट करने में कितना लगता है। फिर आपका है शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट और बहुत सारी चीजें जो ये हैं, ठीक है। फिर आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये सब सारी चीजों को हम एक्सप्लेन आपको करेंगे। फिर है थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो कंपटीशन डिफरेंट होते हैं कि देखो नॉर्मली क्या मार्केट होता है, एक होता परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि हर लोग इक्वल प्रोडक्ट दे रहा है। जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि आप एक खाने के लिए गए, तो 4 अंडे अंडे की दुकान है, अब चारों सेम टाइप का ऑमलेट बना रहा है। या सिंपल सोचो, ऑमलेट में हो सकता है टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, अंडे लो, चारों सेम अंडा ले रहा है, एक 6 रुपया में बेच रहा है, एक 7 रुपया में बेचेगा, एक 6.5 रुपया में बेचेगा, और एक मान के चलो 5.5 रुपया में। तो सोचो कि 5.5 रुपया वाला का सब अंडा बिक जाएगा, 6.5 वाला या 7 वाला का 1 रुपया एक अंडा भी नहीं बिकेगा। लेकिन वही इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। एक आमलेट उसका आप बना दिया, तो एक बोलेगा कि इससे टेस्टी आमलेट कहीं नहीं मिल सकता, और रियली में उसका टेस्ट है। तो उसको कॉस्ट यदि कम भी पड़ रहा है, तो वही आमलेट आप 20 रुपी में खरीदोगे, और एक आदमी 10 रुपी में आमलेट बना रहा है, तो शायद आप उसको नहीं परचेज करोगे। तो प्रोडक्ट उसमें क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट एक तरह से है कि उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। तो परफेक्ट मार्केट में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास रहता है। जैसे किसी भी चीज को आप के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो आप बेटर डिसीजन लेते हो। तो कुछ परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, और एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट। फिर आप मार्केट इक्विलिब्रियम और नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। तो इनके जो हैं चीजों को हम कुछ जो कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाना है और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको लर्न करते जाना है। शायद ये वाला जो है अब तक जो आपने पढ़ा 9th का, 10th का और 11th का, तो सब में स्टोरी था, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं था। इसमें थोड़ा सा हो सकता है सर दर्द कर सकता है, बट डोंट वरी, आई टेल यू द थिंग्स। ओके, तो ये है। अब पेपर 2 में प्रीपोजिशन इस बार आपको सिर्फ करना है, इस वजह से कि पेपर 1 में आपका ज्यादा वर्क है, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा आपको करना इस पर पड़ेगा। और प्रीपोजिशन जो है एक बड़ा चैप्टर है इसमें, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे आपको लर्न करने हैं। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो इसमें एक्चुअली कई वीडियो इसमें होंगे, तो प्रीपोजिशन वाला ये इसमें आपको करना है। तो ये 19 तक करोगे और अपना कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर जहां भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स ये होता है, आप हमें मैसेज करोगे। ओके, थैंक यू।